गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान का पार्ट 31 है, उसका पार्ट नंबर 3 मानव में युग्मक जनन। उसमें हमने मानव में जो युग्मक जनन था वो पढ़ लिया, और युग्मक जनन में भी हमने जो शुक्राणु जनन था वो पढ़ रहे थे हम, शुक्राणु जनन। और शुक्राणु जनन में शुक्राणु का जो हार्मोन द्वारा नियंत्रण है वो भी पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मानव शुक्राणु की संरचना। आज का हमारा टॉपिक है मानव शुक्राणु की संरचना। मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इसमें देखो, मानव शुक्राणु की संरचना, नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं जो एक कोशिका के समान संरचना है। मतलब शुक्राणु किसे कह रहे हैं हम? नर युग्मक को। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, जो एक कोशिका के समान होता है। किसके समान होता है? एक कोशिका के समान होता है, तथा इसमें गुणसूत्रों का एक अगुणित समूह होता है। गुणसूत्रों का एक अगुणित समूह होता है। गुणसूत्रों का क्या होता है? एक अगुणित समूह होता है, मतलब ये अगुणित कोशिका है। शुक्राणु की आकृति और आकार विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इसका आकार और आकृति है, आकार व आकृति भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब इसका आकार और आकृति है वो अलग अलग जातियों में क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब एक प्रारूपी शुक्राणु में शीर्ष, गिरवा और मध्य भाग और पूंछ भाग पाए जाते हैं। मतलब एक प्रारूपी जो शुक्राणु है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? शीर्ष, गिरवा, मध्य व पूंछ भाग। एक प्रारूपी शुक्राणु में शीर्ष भाग, गिरवा भाग, मध्य भाग तथा पूंछ भाग पाए जाते हैं। परंतु निमेटोड्स व डेकोपोडा क्रेस्टेशिया के शुक्राणु में पूंछ का अभाव होता है। लेकिन निमेटोड्स और दूसरा नाम दे रखा है कौन सा? डेकोपोड क्रेस्टेशियन। डेकोपोड क्रेस्टेशियन जाति के जो जीव हैं उनमें क्या होता है? पूंछ का अभाव। पूंछ का अभाव होता है, यानी पूंछ इनमें नहीं पाई जाती है। इनमें क्या नहीं पाई जाती है? पूंछ नहीं पाई जाती है। अर्थात ये एकशाभिकीय होते हैं और इनमें शुक्राणु अमीबीय होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इनके जो अमीबीय जो शुक्राणु हैं वो कैसे होते हैं? एकशाभिक होते हैं। और इनके जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु वो कैसे होते हैं? अमीबीय होते हैं। मतलब अमीबा की तरह होते हैं, अमीबा की तरह योग गति करते हैं। इनमें पूंछ नहीं पाई जाती है। अब हम शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। क्या क्या? कि जो शुक्राणु है वो नर युग्मक है, उसको हम शुक्राणु कहते हैं। मानव में जो नर युग्मक है उसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और इसमें गुणसूत्रों का एक अगुणित समूह होता है। आकार और आकृति देखें तो भिन्न भिन्न जातियों में ये कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। फिर इसके भाग शीर्ष, गिरवा, मध्य और पूंछ भाग में इसको बांटा गया है। फिर आगे बात किया गया है कि निमेटोड्स और डेकोपोड व क्रेस्टेशियन में पूंछ का अभाव होता है। अर्थात इनके शुक्राणु एकशाभिक होते हैं और इनके शुक्राणु अमीबीय होते हैं, यानी अमीबा की तरह गति करने वाले इनमें शुक्राणु पाए जाते हैं। तो पॉइंट डालो। पॉइंट, मानव शुक्राणु की संरचना।
मानव शुक्राणु की संरचना, मानव शुक्राणु की संरचना। इसमें लिखो, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। आगे लिखो, जो एक कोशिका के समान रचना है, जो एक कोशिका के समान रचना है, एक कोशिका के समान रचना है, तथा इसमें गुणसूत्रों का एक अगुणित समूह पाया जाता है, तथा इसमें गुणसूत्रों का एक अगुणित समूह पाया जाता है। अगुणित समूह पाया जाता है। अगुणित समूह पाया जाता है। आगे लिखो, शुक्राणु की आकृति तथा आकार, शुक्राणु की आकृति तथा आकार भिन्न भिन्न जातियों में, आकृति तथा आकार भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होता है। 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 आगे लिखो, अलग लाइन में, प्रारूपी शुक्राणु में शीर्ष गिरवा, मध्य भाग तथा पूंछ भाग पाए जाते हैं। मध्य भाग तथा पूंछ भाग पाए जाते हैं। पूंछ भाग पाए जाते हैं। लेकिन नीमेटोड्स व डेकोपोड नीमेटोड्स व डेकोपोड क्रेस्टेशियन के शुक्राणु में पूंछ का अभाव होता है। पूंछ का अभाव होता है। पूंछ का अभाव होता है। आगे लिखो, अर्थात ये अकशाभीय होते हैं। अर्थात ये अकशाभीय होते हैं। अर्थात ये अकशाभीय होते हैं। अकशाभीय होते हैं। आगे लिखो, इनके शुक्राणु अमीबीय होते हैं। इनके शुक्राणु अमीबीय होते हैं। इनके शुक्राणु अमीबीय होते हैं।
ये है किसकी, शुक्राणु की संरचना। बना ले सभी ये चित्र शुक्राणु की संरचना का, जिसमें 3 भाग दिख रहे हैं। ऊपर का भाग एक्टोसोम और केंद्रक, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं शुक्राणु का शीर्ष। फिर बनता है मध्य भाग और फिर बनता है शुक्राणु की पूंछ। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है, समीपस्थ सेंट्रियोल भी दिख रहा है, दूरस्थ सेंट्रियोल दिख रहा है। ये चित्र बना लें, नामांकित चित्र जल्दी से, फिर हम इसके बारे में, सभी भागों के बारे में इसमें वर्णन करते हैं हम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अंडजन। ये ऊपर का टोपीनुमा भाग एक्रोसोम है, ये इसका केंद्रक है। दोनों भाग मिलकर के इसका शीर्ष भाग बनाते हैं, सिर बताते हैं। ये इसका गिरवा भाग है और उसके बाद में ये इसका मध्य भाग है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, दूरस्थ सेंट्रियोल, समीपस्थ सेंट्रियोल। ये इसके सिर भाग में ये खांच है, उसमें समीपस्थ सेंट्रियोल होता है। ये अक्षीय तंतु है जो दूरस्थ सेंट्रियोल से निकलता है और पूरी पूंछ तक फैला हुआ है। ये इसका पूंछ भाग। शुक्राणु की पूंछ भाग में क्या होती है, तरंगित गति होती है, जिसके कारण शुक्राणु क्या करता है, गति करता है। तो ये इसकी गति में सहायक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया गति के लिए ऊर्जा देते हैं। और इसके केंद्रक जो भाग है शुक्राणु का, उसमें शुक्राणु के जो गुणसूत्र होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो भरा हुआ रहता है। और ये शुक्राणु का जो एक्रोसोम है, उसमें स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम है, शुक्राणु के जो लाइसिन एंजाइम वो पाया जाता है, जो अंडाणु की अंड कला को भेद करके अंडाणु में प्रवेश करने में क्या करता है, सहायता करता है। इसमें स्पर्म लाइसिन होता है और अंडाणु की सतह पर होता है एंटी स्पर्म लाइसिन। इसलिए दोनों आपस में आकर्षण के कारण सतह पर चिपक करके ये उसकी अंड कलाओं को घोलता है और घोलने के कारण उसमें प्रवेश कर जाता है। बना ले जल्दी से, बना लिया, आगे चले। चित्र बना लिया तो इसके जो 3 भाग है उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका शीर्ष भाग। कौन सा भाग पढ़ेंगे, शीर्ष। फिर गिरवा भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग। चलो अब डालो सबसे पहले शीर्ष भाग। संरचना बना ली, अब डालो पहला पढ़ेंगे हम शीर्ष भाग। पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है, फिर हम उसको लिखेंगे। देखो शीर्ष, शीर्ष देखो, शीर्ष के बारे में हम देख रहे हैं तो यह शुक्राणु का अग्रभाग है। उसकी आकृति अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। शुक्राणु का सबसे अग्रभाग होता है शीर्ष भाग। इसकी जो आकृति है वो जातियों पर निर्भर करती है। अलग अलग जातियों में क्या होती है,
अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग जातियों में इसकी संरचना है शीर्ष की वो अलग अलग होती है। शीर्ष भाग में सबसे आगे एक्रोसोम पाया जाता है जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। मतलब शीर्ष भाग के सबसे आगे क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से। किससे होता है? गोल्जी काय से इसका निर्माण होता है। इसमें एक इकाई झिल्ली से घिरे हुए शुक्राणु लाइसिन पाए जाते हैं जो निषेचन में सहायक है। मतलब इसकी एक इकाई झिल्ली से घिरे हुए इसमें स्पर्म लाइसिन पाए जाते हैं जो निषेचन में सहायक है। निषेचन में सहायक है, मतलब इसमें स्पर्मलाइसिन पाया जाता है। वो स्पर्मलाइसिन क्या कार्य करता है? निषेचन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। आगे देखो, एक्रोसोम के ठीक पीछे एक केंद्रक स्थित होता है जो कुछ लंबा होता है। अब एक्रोसोम के ठीक पीछे क्या पाया जाता है? केंद्रक, जो कुछ है कैसा होता है? लंबा। अभी हमने संरचना देखी थी, उसमें से देखा था कि ये जो टोपी नुमा संरचना थी और इसके पीछे की ओर ये लंबा क्या था? केंद्रक। तो ये तो एक्रोसोम था और ये केंद्रक था जो लंबी संरचना में है। आगे देखो, इसके पश्च भाग में खांच पाई जाती है और केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके पश्च भाग में हमने अब देखी थी, अभी एक इस प्रकार से संरचना बनाई थी। इसके पश्च भाग में खांच होती है जिसमें क्या स्थित होता है? सेंट्रियोल। और इसमें क्या पाए जाते हैं? अगुणित गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? अगुणित गुणसूत्र, जिसमें क्या स्थित होते हैं? अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें डीएनए के साथ साथ प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए के साथ साथ प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। डीएनए के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है इसमें? कुछ जातियों के शुक्राणु के शीर्ष में एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य एक रिक्तिका नुमा संरचना पाई जाती है जिसको परफोरेटोरियम कहते हैं। परफोरेटोरियम कहते हैं। किसके मध्य? एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य कोई संरचना पाई जाती है कुछ जातियों में, उसको नाम दिया गया है परफोरेटोरियम। केंद्रक की पश्च खांच में एक समीपस्थ सेंट्रियोल स्थित होता है। यह सेंट्रियोल निषेचन के समय अंड में पहुंचकर प्रथम विदलन में भाग लेता है। और अब इसमें ये जो खांच थी वहां पर क्या था? समीपस्थ सेंट्रियोल। क्या था? समीपस्थ सेंट्रियोल। और ये समीपस्थ सेंट्रियोल निषेचन के समय अंड में प्रवेश करके क्या करता है? विदलन प्रारंभ करता है। विदलन प्रारंभ करने का कार्य करता है। यह सेंट्रियोल निषेचन के समय अंडे में पहुंचकर प्रथम विदलन में भाग लेता है। ये इसका किसके बारे में हुआ? शुक्राणु के शीर्ष के बारे में हुआ। किसके बारे में हुआ? शुक्राणु के शीर्ष में। शुक्राणु के जो शीर्ष है इसके अग्रभाग को हम शीर्ष कहते हैं। अलग अलग जातियों में इसकी संरचना अलग अलग होती है। इसके भी एक्रोसोम इसका अग्रभाग होता है, एक्रोसोम, और उसके पीछे होता है केंद्रक। एक्रोसोम गोल्जी काय से बना होता है, इकाई झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। स्पर्मलाइसिन इसमें पाए जाते हैं एक्रोसोम में, और जो निषेचन में क्या होते हैं? सहायक। फिर इसके केंद्रक लंबा होता है, उसमें डीएनए के साथ साथ प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। कुछ में क्या बताया? एक्रोसोम और केंद्रक के बीच में एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं परफेरेटियम। फिर और केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र होते हैं। एक खांच पाई जाती है, उसमें समीपस्थ केंद्रक होता है। ये समीपस्थ जो सेंट्रियोल है, तारा केंद्र है, वो निषेचन के समय अंड कोशिका में जाकर प्राथमिक विदलन को प्रारंभ करने का कार्य करता है। तो अभी डालो आप शीर्ष भाग, अभी डालो शीर्ष भाग, शीर्ष भाग, और इस शीर्ष भाग में लिखो यह है शुक्राणु का अग्रभाग है जिसकी आकृति, यह है शुक्राणु का अग्रभाग है
जिसकी आकृति अलग अलग जातियों में जिसकी आकृति अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है, जिसकी आकृति अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है, अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। आगे लिखो, शीर्ष भाग में सबसे आगे एक्रोसोम पाया जाता है। शीर्ष भाग में सबसे आगे एक्रोसोम पाया जाता है। शीर्ष भाग में सबसे आगे एक्रोसोम पाया जाता है, जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। आगे लिखो, इसमें एक इकाई झिल्ली से घिरे स्पर्मेलाइसिन जिसमें एक इकाई झिल्ली से घिरे स्पर्मेलाइसिन पाए जाते हैं, जो निषेचन में सहायक होते हैं। आगे अलग लाइन में लिखो, एक्रोसोम के ठीक पीछे एक केंद्रक स्थित रहता है। एक्रोसोम के ठीक पीछे एक केंद्रक स्थित रहता है। एक्रोसोम के ठीक पीछे एक केंद्रक स्थित रहता है, जो कुछ लंबा होता है। तथा इसके पश्च भाग में एक खांच पाई जाती है। आगे लिखो, केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें डीएनए के साथ साथ प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। जिनमें डीएनए के साथ साथ प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। जिनमें डीएनए के साथ साथ प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। प्रोटामीन्स भी पाए जाते हैं। आगे अलग लाइन लिखो, कुछ जातियों के शुक्राणु के शीर्ष में, कुछ जाति के शुक्राणुओं के शीर्ष में एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य एक रिक्तिकानुमा
एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य एक रिक्तिकानुमा संरचना पाई जाती है। एक रिक्तिकानुमा संरचना पाई जाती है। रिक्तिकानुमा संरचना पाई जाती है। जिसको परफोरेटोरियम कहते हैं। परफोरेटोरियम कहते हैं। आगे देखो, केंद्रक की पार्श्व खांच में केंद्रक की पार्श्व खांच में केंद्रक की पार्श्व खांच में एक समीपस्थ केंद्रक की पार्श्व खांच में एक समीपस्थ सेंट्रियोल एक समीपस्थ सेंट्रियोल एक समीपस्थ सेंट्रियोल स्थित रहता है। स्थित रहता है। स्थित रहता है। आगे लिखो, स्थित रहता है। यह सेंट्रियोल यह सेंट्रियोल यह सेंट्रियोल निषेचन के समय यह सेंट्रियोल निषेचन के समय अंडे में पहुंचकर निषेचन के समय अंडे में पहुंचकर प्रथम विदलन में भाग लेता है। यह सेंट्रियोल निषेचन के समय अंडे में पहुंचकर प्रथम विदलन में भाग लेता है। प्रथम विदलन में भाग लेता है। ये इसका शीर्ष भाग पूरा हो गया। अब हम देखते हैं इसका कौन सा भाग, गिरवा भाग। शुक्राणु का कौन सा भाग देखते हैं, दूसरा भाग, गिरवा भाग। गिरवा नेक यानी गर्दन, जो गिरवा भाग है वो देखते हैं। अब ये एक छोटा भाग है जो शीर्ष तथा मध्य भाग के बीच में स्थित रहता है। शीर्ष व मध्य भाग, इन दोनों के जो बीच का भाग है उसको बोलते हैं क्या, गिरवा। शीर्ष व मध्य भाग के बीच के छोटे भाग को क्या कहते हैं, गिरवा भाग कहते हैं। इस भाग में एक दूरस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। इस भाग में क्या पाया जाता है, दूरस्थ सेंट्रियोल। इस भाग में एक दूरस्थ सेंट्रियोल होता है और ये दूरस्थ सेंट्रियोल क्या कार्य करता है, देखो, जो समीपस्थ सेंट्रियोल के समकोण पर स्थित रहता है और इस दूरस्थ सेंट्रियोल से एक अक्षीय तंतु निकलता है। इस दूरस्थ सेंट्रियोल से क्या होता है, अक्षीय तंतु निकलता है, जिसमें क्या होती है, तंतुओं की 9+2 व्यवस्था होती है। और ये दूरस्थ सेंट्रियोल है वो क्या होता है, समीपस्थ सेंट्रियोल से 90 डिग्री पर, समीपस्थ सेंट्रियोल से कैसा होता है, 90 डिग्री पर ये स्थित होता है। कौन सा, दूरस्थ सेंट्रियोल। और इससे एक अक्षीय तंतु निकलता है जिसमें इसमें तंतुओं की व्यवस्था पाई जाती है। अक्षीय तंतु मध्य भाग और पूंछ भाग की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। ये अक्षीय तंतु मध्य भाग व पूंछ भाग की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है।
यानी ये जो अक्षीय तंतु है मध्य भाग में, पूंछ भाग की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। तो ये हमारा गिरवा भाग हुआ। कहाँ पर पाया जा रहा है देखना, गिरवा भाग के बारे में सुनना दोबारा से। क्या होता है गिरवा भाग? ये शीर्ष भाग और मध्य भाग के बीच का छोटा भाग है गिरवा भाग। इसमें एक दूरस्थ सेंट्रियोल होता है जो समीपस्थ सेंट्रियोल के समकोण पर स्थित होता है, और इसे एक अक्षीय तंतु निकलता है जिसमें तंतुओं की 9+2 की व्यवस्था पाई जाती है। और ये अक्षीय तंतु मध्य भाग व पूंछ भाग की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। ये हमारा गिरवा भाग पूरा हुआ। तो पॉइंट डाले गिरवा भाग, गिरवा भाग, और इसमें लिखें यह एक छोटा भाग है, यह एक छोटा भाग है, यह एक छोटा भाग है, यह एक छोटा भाग है जो शीर्ष तथा मध्य भाग के बीच में स्थित रहता है, जो शीर्ष तथा मध्य भाग के बीच में स्थित रहता है। शीर्ष तथा मध्य भाग के बीच में स्थित रहता है। आगे अलग लाइन में लिखो, अलग लाइन में, इस भाग में एक दूरस्थ सेंट्रियोल स्थित रहता है। इस भाग में एक दूरस्थ सेंट्रियोल स्थित रहता है। इस भाग में एक दूरस्थ सेंट्रियोल स्थित रहता है जो समीपस्थ सेंट्रियोल के समकोण पर स्थित रहता है। जो समीपस्थ सेंट्रियोल के समकोण पर स्थित रहता है। समकोण पर स्थित रहता है। फिर आगे देखो, आगे लिखो अलग लाइन में, दूरस्थ सेंट्रियोल से एक अक्षीय तंतु निकलता है। दूरस्थ सेंट्रियोल से एक अक्षीय तंतु निकलता है। दूरस्थ सेंट्रियोल से एक अक्षीय तंतु निकलता है। अक्षीय तंतु निकलता है। अक्षीय तंतु निकलता है। आगे देखो, इसमें 9+2 तंतुओं की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें 9+2 तंतुओं की व्यवस्था पाई जाती है। 9+2 तंतुओं की व्यवस्था पाई जाती है। व्यवस्था पाई जाती है। अलग लाइन में लिखो, अक्षीय तंतु मध्य भाग, अक्षीय तंतु मध्य भाग तथा पूंछ भाग, अक्षीय तंतु मध्य भाग तथा पूंछ भाग की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। अक्षीय तंतु मध्य भाग तथा पूंछ भाग की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। सही, ये दूसरा भाग पूरा हुआ हमारा शुक्राणु का गिरवा भाग। अब देखते हैं तीसरा भाग, शुक्राणु का मध्य भाग। शुक्राणु का मध्य भाग, तीसरा भाग डालो, मध्य भाग। मध्य भाग, ये तीसरा भाग है शुक्राणु की संरचना में, मध्य भाग। देखो इसमें क्या है, इस भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर एक मेनचेट लगी रहती है। इस भाग में क्या बरकरार है, अक्षीय तंतु के चारों ओर एक
मैनचेट लगी रहती है। अक्षीय तंतु के चारों ओर क्या होती है? एक मैनचेट लगी होती है। जो क्या कह रहे हैं सुनना, एक मैनचेट लगी रहती है जिसमें संघनित कोशिका द्रव्य के साथ साथ, जिसमें इस मैनचेट में संघनित कोशिका द्रव्य के साथ साथ क्या जुड़े होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। संघनित कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया या निवेनकरण आच्छाद पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कुछ शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च सिरे पर एक वलय सेंट्रियोल स्थित होता है जिसका कार्य स्पष्ट नहीं है। ये चीज हमने पहले भी आ गई कि कुछ शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च सिरे पर एक वलय सेंट्रियोल पाया जाता है, एक वलय सेंट्रियोल पाया जाता है और उसका अभी तक कार्य ज्ञात नहीं है, अभी तक उसका कार्य ज्ञात नहीं हुआ है। ये इसके मध्य भाग के बारे में बताया गया है। उसके बाद में बताएगा पूंछ भाग। पूंछ भाग में एक अक्षीय तंतु होता है और पूंछ के अंतिम भाग में चारों तरफ पर नहीं पाया जाता है। तंतुओं से निर्मित आवरण पाया जाता है जो पूंछ के अंतिम भाग में नहीं पाया जाता। इसमें 9 तंतुओं से निर्मित चारों तरफ आवरण पाया जाता है इसमें पूंछ भाग में, लेकिन इसका जो अंतिम भाग है पूंछ भाग का, वहाँ पर ये 9 तंतुओं का बना हुआ आवरण से घिरा हुआ नहीं होता है। ये इसका पूंछ भाग है बस। तो ये शुक्राणु की संरचना का मध्य भाग और पूंछ भाग हुआ। अब हम देखते हैं इसमें शुक्राणु की जो संरचना है, शुक्राणु की जो संरचना है उसके मध्य भाग में। तो डालो शुक्राणु की संरचना का मध्य भाग और इसमें लिखो मध्य भाग में लिखो मध्य भाग में, इस भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर एक मैनचेट लगी रहती है। इस भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर, अक्षीय तंतु के चारों ओर एक मैनचेट लगी रहती है, एक मैनचेट लगी रहती है। मैनचेट लगी रहती है जिसमें संघनित कोशिका द्रव्य के साथ साथ, जिसमें संघनित कोशिका द्रव्य के साथ साथ समेकित, संघनित कोशिका द्रव्य के साथ साथ समेकित माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। संघनित कोशिका द्रव्य के साथ साथ समेकित माइटोकॉन्ड्रिया, समेकित माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आगे लिखो अलग लाइन में, कुछ शुक्राणुओं के मध्य भाग के पश्च सिरे में, कुछ शुक्राणुओं के मध्य भाग के पश्च सिरे में, पश्च सिरे में एक वलय सेंट्रियोल, एक वलय सेंट्रियोल स्थित रहता है, एक वलय सेंट्रियोल स्थित रहता है जिसका कार्य, एक वलय सेंट्रियोल स्थित रहता है जिसका कार्य स्पष्ट नहीं है, जिसका कार्य स्पष्ट नहीं है, कार्य स्पष्ट नहीं है। अगला डालो लास्ट इसका चौथा भाग पूंछ भाग। पूंछ भाग, पूंछ भाग इसमें लिखो, पूंछ भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर, पूंछ भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर, अक्षीय तंतु के चारों ओर 9 तंतुओं से बना
अतिरिक्त आवरण पाया जाता है? पूंछ भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर 9 तंतुओं से बना अतिरिक्त आवरण पाया जाता है। 9 तंतुओं से बना अतिरिक्त आवरण पाया जाता है। जो पूंछ के अंतिम भाग में चारों तरफ नहीं पाया जाता है। जो पूंछ के अंतिम भाग में चारों तरफ नहीं पाया जाता है। जो पूंछ के अंतिम भाग में चारों तरफ नहीं पाया जाता है। ये जो था हमारा शुक्राणु की संरचना, जिसका चित्र बनाकर हमने इसके जो 4 भाग है शुक्राणु की संरचना के, सबसे पहला भाग शीर्ष भाग पढ़ा, उसके बाद में हमने दूसरा भाग शुक्राणु की संरचना में इसकी गर्दन पढ़ी, और गर्दन के बाद में हमने तीसरा जो इसका भाग है वो मध्य भाग पढ़ा, चौथा भाग इसका पूंछ भाग पढ़ा। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने शुक्राणु की जो संरचना है उस पूरी संरचना का अध्ययन कर लिया है। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंड जनन या अंडाणु जनन। अगला पॉइंट डालो, अंड जनन या अंडाणु जनन। अंड जनन या अंडाणु जनन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।